मुफ्ती तौसीफ साहब से गुजारिश है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी अहबाब बखैर व आफियत होंगे। और अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ अहबाब वो भी हैं। उम्मीद है बाज़ अहबाब वो भी होंगे जो पिछले बैच में भी शरीक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है और ये खुशाइन चीज़ है। और बाज़ वो अहबाब जो नए हैं इस बैच के लिए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी काफ़ी कुछ। पहली दफ़ा जब वो देख रहे हैं शेयर बाज़ार को, स्टॉक मार्केट्स के बारे में चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि उनकी ये जो शुरुआत है ये काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और जिस तरह से हमारे तौसीफ सर का जो अंदाज है और जिस तरह से चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो एक्सपीरियंस है, उम्मीद ये है और बल्कि यकीन कामिल है इंशाल्लाह कि ये आपकी शुरुआत और ये सफ़र बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा होगा। अल्लाह ताला इसको हाँ और मज़ीद खूबसूरत बनाए, और अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला इसको जो चीज़ें सीख रहे हैं उनको मुंतबिक करने की तौफीक अता फरमाए। अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को राहनुमा बनाए। और हम यहाँ शुरू करते हैं चीज़ें के इस्लामी पर्सपेक्टिव क्या है शेयर बाजार का। और यह है कि क्या चीज़ें जब हम यानी शेयर बाजार के बारे में चीज़ें देखते हैं तो शेयर बाजार के बारे में जब चीज़ें देखते हैं तो फिर इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, इस्लाम की क्या रहनुमाई है इस हवाले से। तो उन उसूलों को, उन एक तरह से कवायद को हल्का सा देखेंगे। और जाहिर है शरीयत क्या उस हवाले से कह रही है, कौन क्या जायज़ है क्या जायज़ नहीं है। क्योंकि शेयर बाजार ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं था। जी हाँ। तो शेयर बाजार चूंकि ऐसे ऐसा मैदान है जो जिसका पहले वजूद नहीं था, यानी अभी 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आज के ज़माने की चीज़ें हैं। तो लेकिन हमारी जो शरीयत है उसके उसूल तो हमेशा हर दौर में काम करते हैं और रहनुमाई फराहम करते हैं। तो शरीयत के उसूलों के मुताबिक शेयर बाजार का क्या मामला है और हम उसको किस नज़र से देख सकते हैं, इस हवाले से हम कुछ चीज़ें आज की इस क्लास में देखेंगे। तो पहले तो यही है कि शेयर बाजार के बारे में वैसा है कि चूंकि बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि ये जुआ है। इस चीज को सर ने भी अच्छे से बताने की कोशिश की होगी कि जो इल्म है, अगर शेयर बाजार को उस तरह देखेंगे तो फिर ये महसूस होता है कि इसमें टैक्टिक्स हैं, हिकमत अमली है, हिकमत अमलियां हैं। और यह है कि ये ऐसी चीज है जिसमें हम नुकसान को और नफे को कहीं ना कहीं हम उस पर गलबा पा सकते हैं। उसका जो नुकसान का मामला है उसको कम कर सकते हैं, नफे का जो मामला है उसकी तरफ हम ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, अपनी हिकमत अमली और टैक्टिक्स को बेहतर बना के। तो पहली चीज तो यही है कि जाहिर है ये बिजनेस है, वैसा नहीं है कि ये कोई जुए का मामला है जो कि बिल्कुल भी हाथ में नहीं आने वाली चीज है। जब जैसा चाहेगा नुकसान हो जाएगा, जैसा चाहेगा फायदा हो जाएगा, इसमें हमारे अमल का कोई दखल ना हो, वैसा नहीं है। तो जब बिजनेस है तो बिजनेस के लिए क्या शरीयत के उसूल है, पहली चीज तो यही है कि उसका जो कारोबार है जाहिर है वो हलाल होना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंपनी में यानी स्टॉक मार्केट में अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो यही है कि बंदा उस बिजनेस में शिरकत कर रहा होता है जिसके वो शेयर खरीद रहा है, यही है कि उस कंपनी में कंपनी का वो पार्टनर बन रहा है, शरीक बन रहा है। तो चाहे बंदा बिजनेस को इनिशिएट करेगा या फिर शिरकत करेगा, उसमें वही तमाम चीजें जरूरी हैं कि उसका बिजनेस हलाल हो, सूद का अमल दखल ना हो, और मोटे तौर पे यह है कि उसका जमीनी सतह पे कुछ ना कुछ मामला मौजूद हो। तो मैं यहाँ कुछ चीजें
कुछ चीजें यहाँ लिख देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे। यूज व्हाइट बोर्ड क्लासिक। जी हाँ। तो शरीयत के जो उसूल हैं उसमें पहली चीज तो यही है कि हलाल बिजनेस हो। ये लिखा कैसे जाएगा? पहला पॉइंट है हलाल हो बिजनेस। हलाल तिजारत हो, जो कारोबार है वो हलाल हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हराम कमाई ना हो उसमें। सूद वगैरह ना हो। सूदी कमाई ना हो उसमें शामिल। कमाई ना हो, इसको ना हो वाले उसमें शामिल कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके मुंजमद असास से कुछ ना कुछ मौजूद हो। मुंजमद असास से कुछ ना कुछ मौजूद हो। और जो मुंजमद असासे में यानी जो लिक्विड एसेट और इलिक्विड एसेट जो कहते हैं वो मामला। और इसी तरह से जो यानी अगर आप उसे देखेंगे कि टोटल यानी ऐसी कंपनी जिसमें टोटल जो रेवेन्यू है यही है कि टोटल जो आमदोरफ्त है माल की, उसमें नाजायज कितना दखल हो, नाजायज दखल ना हो ज्यादा। और इन्वेस्टमेंट कंपनी का ओवरऑल गलत जगह पे ना हो। तो आप इन दो पॉइंट्स को और शामिल कर लीजिए कि नाजायज कमाई का उसमें दखल ना हो, यानी जो नाजायज कमाई का दखल ना हो। और पांचवे पॉइंट के तौर पे टोटल एसेट्स में यानी मोटे तौर पे यही रख लीजिए कि नाजायज इन्वेस्टमेंट भी ना हो। तो नाजायज सरमायाकारी ना हो ऐसी कंपनी। नाजायज सरमायाकारी ना हो, सरमायाकारी ना हो। तो कुछ उसूल हैं जो यानी वो हैं जिनका यानी हलाल तिजारत हो, सूदी कमाई ना हो, मुंजमद असासे हों, और नाजायज कमाई ना हो, और नाजायज सरमायाकारी ना हो। तो एक तरह से ये पांच या छह टोटल पॉइंट्स बनते हैं जो यानी किसी भी कारोबार के, अपन मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट्स, बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई तिजारत कर रहा है तो मोटे तौर पे शरीयत के यही उसूल होते हैं कि हर तरह के नाजायज कारोबार, नाजायज चीजों से, नाजायज सरमायाकारी से, नाजायज आमदनी से हिफाजत रहे, और जायज मामला जितने ज्यादा हो सके। तो मोटे तौर पे यही है, तो जाहिर है ये। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में जब हम आके देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां जो 100% हलाल तिजारत पे मुनहसर रहती हूँ, कि उनका 1% भी किसी यानी नाजायज तिजारत में, हराम तिजारत में जिनका कोई लेन देन ना हो। ऐसी कंपनियां जिनके पास सूदी सरमायाकारी बिल्कुल ना हो, लोन पे सूद पे उन्होंने बिल्कुल पैसे ना लिए हों। ऐसी कंपनियां जिनके 100% मुंजमद असासे हों, ये नाजायज कमाई जिनकी बिल्कुल ना हो, नाजायज सरमायाकारी बिल्कुल ना हो। तो 100% वाले मामलात में तो इसमें बिल्कुल भी हमें मिलेंगी नहीं कंपनियां। तो फिर क्या उलमा ने इस मामले में वो रखा मामला कि कहते हैं लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, कि अक्सर का अक्सर जो मामला रहेगा ना, अगर ना अक्सर हलाल है तो फिर ठीक है, अपन कुल को भी वही हुक्म दे देंगे। तो इसी तरह से मैं मुख्तसर रख रहा हूँ चीजों को, क्योंकि फिकही पर्सपेक्टिव हमें यानी ज्यादा नहीं देखना कि शेयर बाजार किन फिकही उसूलों के मुताबिक जायज है, बल्कि हमें जो शेयर बाजार की जो अमली शक्लें हैं हम किस तरह से उनको देखेंगे, दरअसल उसकी तरफ मैं जाना चाहूंगा। इसीलिए इन पॉइंट्स पे ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन। तो 100% वाला मामला हमें नहीं मिल पाएगा, बल्कि इलेक्सरी हुक्मुल कुल के तहत हमें देखना पड़ेगा। और जो अक्सर का मामला है, वैसे तो 50 से ऊपर जितना भी है वो अक्सर है, 51%, 52%। लेकिन उलमा ने यहाँ 2/3 और 1/3 का मामला रखा कि 66% अगर हलाल है या 66 से ज्यादा हलाल है तो वो हलाल है, 33 से कम अगर हराम है तो उतना चलेगा, मतलब उतना 33 या 33 से कम। और ऐसे कुछ कुछ एक पैमाने रखे हैं उलमा ने। अपन ऐसा कर सकते हैं कि कुछ फतावा भी देख सकते हैं कि शेयर बाजार के जायज होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो ये वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है, और मैं मोबाइल से हूँ, तो मोबाइल से थोड़ा सा व्यू भी अफेक्ट करता है असल में। तो
इसको मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद इसको शेयर बाजार। आपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लीजिएगा, शायद ये फुल स्क्रीन आ जाए यहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ, वैसे ही कर लेंगे। जी हाँ, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और अपन कुछ फतावा देख लेंगे मोटे तौर पे, और फिर अमली तौर पे अपन किस तरह उन चीज़ों को देख सकते हैं उसकी तरफ चले जाएंगे। और अगर हल्का सा दरमियान में डिस्टरबेंस हुआ है, कुछ थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, सो उसके लिए मैं किसी भी एक फतवे की वेबसाइट पे अपन जाके देख सकते हैं, किसी भी, यानी जिन पे एतबार हो। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ शर्तें हैं शेयर बाजार के जायज होने के लिए। जिस कंपनी या इदारे के हिस्से शेयर की खरीदो फरोख्त की जा रही हो, वाकईतन वो कंपनी या इदारा मौजूद हो। जो चीज मैंने मुंजमद असासे के तौर पे रखी थी, वो इसकी तफसील यहाँ आप पहली शर्त के तौर पे देख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सारा कारोबार उनका डिजिटल हो, यानी जमीनी सतह से कुछ भी ना हो, ना फैक्ट्री हो, ना मशीनें हो, ना दर दीवार हो, बल्कि कागज के अंदर एक कंपनी है और उसका सारा कारोबार मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए या मोबाइल पे चल रहा है। तो ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना दायरे पे जायज नहीं रहेगा जिसका सारा कुछ डिजिटल हो, जमीन पे कुछ भी ना हो, यानी जमीन पे कुछ भी ना हो। और कंपनी का कुल या कम से कम गालिब सरमाया जायज और हलाल हलाल हो। ये मैंने पहले पॉइंट पे रखा था कि उसकी जो तिजारत है, जो कोर बिजनेस है, वो हलाल होना जरूरी है। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। कंपनी के शुरका में सूदी कारोबार करने वाले या किसी और नाजायज या हराम कारोबार करने वाले इदारों या अफराद की रकम शामिल ना हो। तो जो सरमायाकारी जो कंपनी, यानी उस कंपनी में जो सरमायाकारी हुई है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो हराम नहीं होना चाहिए। कंपनी या इदारे का कारोबार जायज और हलाल हो, ये भी आ चुका है। और अच्छा, इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट में थोड़ी सी तफसील है। यानी कंपनी या इदारे के कारोबार के तरीके के दुरुस्त होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कंपनी या इदारे का कारोबार भी जायज हो। मसलन शरई शराकत और शरई मुजारबत की बुनियाद पर कारोबार हो। अगर कारोबार नाजायज होगा तो उस कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त जायज नहीं होगी। और अगर कंपनी का कारोबार हलाल और जायज अशिया का हो, मसलन शराब, जानदार की तस्वीर, टीवी ये वगैरह के कारोबार वाली कंपनियों के शेयर्स की खरीद फरोख्त भी नाजायज है। यानी पहली शर्त ये है, यानी मोटे तौर पे शर्त यह है कि उसका कारोबार जायज हो। शेयर्स की खरीद फरोख्त में शराइत बै की पाबंदी करना, कि कब्जे वगैरह के हवाले से जो शरई तकाजे होते हैं, कौन सी चीज खरीदना है, कब खरीदना है, खरीदने का तहक्कुक शरई नुक्ता नजर से कब होता है, तो वो जो आकिदैन की तरफ से जो चीजें होती हैं कुछ, तो वो चीजें भी, यानी खरीदारी के जो शरई उसूल हैं, उनका भी एक तरह से ख्याल रखना जरूरी है। और कब्जे के तहक्कुक के लिए, कब्जे का जो मामला है, अपन उसको और भी थोड़ा सा तफसील से देखेंगे, क्योंकि जब इंट्राडे वगैरह देखते हैं अपन डिलीवरी, तो फिर उसकी बात दोबारा से आती है। तो कब्जे वाला मामला, और फिर स्कैल्पिंग यानी डे ट्रेडिंग में भी हल्का सा उसका मामला रहता है, तो उस चीज को अपन देखेंगे। मुनाफे की कुल रकम को तमाम हिस्सेदारों के दरमियान शेयर्स के मुताबिक तकसीम करना। जितना भी नफा आएगा उसको बराबर तकसीम किया जाना जरूरी है। यानी अगर उस मामले में भी तफावत होगा, कमी बेशी होगी, तो जाहिर है फिर शरई जो जवाबित है उनके तहत रहना चीजों का जरूरी है, वरना तो वो चीजें फिर वो कारोबार यही है कि शिरकत नाजायज हो जाती है। तो मोटे तौर पे आपने देखा कि इसके जायज होने के लिए कितनी शर्तें होती हैं। अब बात यह है ना कि हम अगर देखें कि, यानी कौन, अब हम कोई भी एक शेयर उठाएंगे, उसके बारे में तहकीक करेंगे, सारी चीजें एक एक करके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मार्केट में ऐसे लोग पहले से मौजूद हो जो ऑलरेडी तहकीक कर रहे हों, उनका एक लंबा चौड़ा काम हो, और उनके पास एक पूरी टीम हो जो इन तमाम उसूलों के मुताबिक कंपनी को या स्टॉक्स को परख रही हो और फिर बता रही हो, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम लोग ज्यादातर जिसको देखते हैं वो इस्लामिक स्टॉक्स का एक ऐप है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, अब उसी को ही ओपन कर लेते हैं। तो इस्लामिक स्टॉक्स का जो ऐप है, यानी वो दरअसल इसी चीज पे वो लोग काम करते हैं कि ये बता सके कि
कौन सा स्टॉक जायज है, हलाल है, और कौन सा स्टॉक जायज नहीं है। तो बहरहाल उनकी अपनी तहकीक है। इससे पहले भी हमने उस पर बात की थी इनके ऐप पे। इस ऐप में और भी दीगर चीजें भी हैं वैसे तो। तो मोटे तौर पे अगर अपन इनके बारे में देखेंगे कि इनका जो क्राइटेरिया है कि ये किस बुनियाद पे किसी कंपनी को जायज करार देते हैं, या ये है कि उसके बारे में फैसला करते हैं, तो क्या क्राइटेरिया ये लोग इख्तियार करते हैं। तो द बिजनेस, बिजनेस का सही रहना, इम्परमिसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू, ये कितना रहे कितना नहीं रहे, यानी किस पैमाने पे ये परखते हैं। इंटरेस्ट बेयरिंग डेट टू टोटल असेट्स, यानी जो सूदी कर्जा लिया हुआ है वो कंपनी का कितना है, उस चीज को ये देखते हैं कि 30 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इलिक्विड असेट्स टू टोटल असेट्स रेशियो, के जो गैर मुंजमद असासे हैं वो मुंजमद असासों के बनिस्बत कितने हैं, उसका रेशियो कितना है। तो ये 20%, एटलीस्ट 20% रहना इसका जरूरी है। और इसी तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे, और इसी तरह से नेट लिक्विड एसेट्स वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स, जो गैर शरई जो या नाजायज जो सरमायाकारी है वो टोटल एसेट्स के बनिस्बत कितनी है। इट शुड बी लेस देन 33%। वही 33 का जाब्ता ये लोग लेते हैं। तो इन्होंने अपना पूरा क्राइटेरिया यहाँ रूल्स के तहत या क्राइटेरिया के तहत दिया हुआ है। इनकी वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ हमें दारुल से भी इन्होंने रुजू करके, और यहाँ फतवे वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ हमें मिलता है कि इन्होंने दारुल से रुजू किया और अपना क्राइटेरिया सामने रखा, और दारुल ने इनको Alhamdulillah, congratulations to the team on achieving remarkable success. We are thrilled to announce that the Islamic Stock Apps screening method got certified by Darul Deoband, confirming its authenticity. तो वैसा नहीं कि यानी डायरेक्ट दारुल से ये सवाल हुआ था कि इस्लामिक स्टॉक जो काम कर रहा है वो ठीक है, और दारुल ने बोला कि हाँ ठीक है, बल्कि दारुल को एक एक करके उसूल और जवाबित सारे लिख के भेजे गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पहले इस्तिफ्ता है। यहाँ एक एक करके अगर तफसील से जो लोग पढ़ना चाहेंगे यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने एक एक करके अपने उसूल जवाबित लिखे। और फिर अब हल तलब मसला ये है कि क्या हम इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर इंडिया एप्लीकेशन पर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर के खरीदो फरोख्त के एतबार से एतमाद कर सकते हैं, जो कि मज़कूरा बारह तमाम शराइत की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रियायत करता है। इन्होंने वो उसूल लिखे, और फिर ये क्या ये एप्लीकेशन शरीयत के रूह से सही काम कर रहा है, और क्या मज़कूरा तमाम शराइत के लिहाज से शेयर मार्केट में काम करना सही है। तो यहाँ दारुल का फतवा है कि आपने शेयर से मुतालिक जिन उमूर की रियायत की बात लिखी है उनमें से कुछ उमूर का शर्त होना या ना होना अगरचे बाज अहले इल्म के नजदीक जेर गौर है, लेकिन एहतियात बहरहाल इसमें है कि इनकी भी रियायत कर ली जाए। लिहाजा अगर वाक़तन आप इन तमाम उमूर की रियायत करते हुए शेयर मार्केट में काम करते हैं तो शरअन आपका काम दुरुस्त और सही है। तो ये दारुल का फतवा है, जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो इस्लामिक स्टॉक्स वालों का जो मेथड है उसमें यानी उन उमूर की भी रियायत की जाती है या की गई है जो अ, जिनका शर्त होना या ना होना उलमा के माबैन मुख्तलफी है। तो बाज उलमा के नज़दीक वो चीज़ शर्त नहीं है, लेकिन ये एहतियाती पहलू को लेते हुए उन पे भी अमल करते हैं। तो बहरहाल ये है कि एक मोहतात रविश है इनकी, हमें इससे ये पता चलता है। और हम इसमें ये नहीं है कि इस्लामिक स्टॉक वालों को हम प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि जो हम इस ये बात कर रहे हैं कि क्या शेयर बाजार में खरीदो फरोख्त करना सही है और किस तरह से हम कंपनियों का पता लगाएंगे, तो उसके एक टूल के तौर पे, हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको देख रहे हैं कि ये हमारे लिए एक मुफीद जरिया हो सकता है इस काम के लिए। तो अब हम जाते हैं इसमें कि किस तरह से देखेंगे। जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं या देखना चाहें वो जाहिर है मोबाइल पे ही है वैसे ये। तो ऐसा सीधा यहाँ सर्च के ऑप्शन पे होम पे जाएंगे, और यहाँ सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, और जो भी आपको जिस भी कंपनी के बारे में मालूम करना है कि क्या वो जायज़ है या नहीं है,
तो उसको यहाँ लिख सकते हैं, और टिकर लिखना है या फिर पूरा नाम लिखेंगे। अच्छा, शेयर मार्केट में एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि जो टिकर होता है या सिंबल होता है वो बहुत अहम होता है। और इसी तरह से स्पेलिंग नाम वगैरह, तो उसमें मतलब हम वो नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी तब्दीली या रद्द बदल नहीं कर सकते, वरना तो फिर उसको समझना या ये है कि वहां तक रसाई काफी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जो स्टॉक, जिस स्टॉक के बारे में हम जानना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं, तहकीक करना चाह रहे हैं, क्या हमें उसका सही नाम पता है, और जब हम उसको लिख रहे हैं तो क्या सही नाम लिख भी रहे हैं। तो आ, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक कोई भी एक स्टॉक, सर कोई एक नाम बोलेंगे वैसे ही चेक करने के लिए, हम चूंकि यहाँ लिखना चाह रहे हैं। GONC। GONC या ONGC? हाँ, ONGC। ONGC, ओके। ONGC, ONGC। तो यहाँ ONGC आया, ONGC पे हमने यहाँ क्लिक किया। मैं जरा मोबाइल वाला व्यू भी आप लोगों को दिखा दूं। तो मोबाइल वाला व्यू ये होता है, जो लोग मोबाइल पे देखेंगे तो उनको ऐसी सीधी स्क्रीन पे तो ऐसे लंबे में आ जाता है ये पूरा। तो यहाँ आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि ONGC इस तरफ ये NSE का टिकर है, और दूसरी तरफ BSE के वो है, क्या कहते हैं इसको, नंबर कहेंगे या जो भी कहेंगे, ये BSE के होते हैं बहरहाल। और उसके बाद करेंट रिजल्ट में जब देख रहे हैं तो इन्होंने, बल्कि ऊपर टॉप पे देखेंगे तो वहाँ शरिया कंप्लाइंट लिखा आ रहा है। तो दरअसल हमें वही देखना है कि क्या शरिया कंप्लाइंट है, तो वहाँ ऊपर ग्रीन में लिखा आ गया शरिया कंप्लाइंट। और नीचे जब हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे तो उन्होंने द बिजनेस के तहत लिखा है पास। अब हम इस पे जाके देखें तो यहाँ उस चीज की तफसील मिल जाएगी कि इन्होंने ONGC के बिजनेस को पास कैसे किया है, यानी जायज शरई नुक्ता नजर से। अब इम्परमिसिबल इनकम टू टोटल रिवेन्यू, इसमें इन्होंने लिखा 1.97 है इनकी, लेकिन कितनी चल सकती है, तो बताया कि 5% से कम रहना। जी हाँ, 5% से कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इनकी तो काफी कम है, यानी 1.97 है, तो ये काफी कम है। और इंटरेस्ट बेयरिंग रेट में मैं ऐसा करूं, पहले व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बंद करूं। जी हाँ, तो मैं जब तक लेकिन बात अपनी जारी रखता हूँ, तो यही अर्ज कर रहा हूँ मैं कि यानी ये एक टूल है, यानी जो मुख्तलिफ जराए हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वाहिद जरिया है अपन को ये जानने के लिए कि यानी ये जायज है या नहीं है, इस कोई भी स्टॉक, तो उसको जानने के लिए एक वाहिद जरिया नहीं है, बल्कि और भी जराए हो सकते हैं, और इंसान अपनी इनफिरादी भी तहकीक कर सकता है, वो भी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है अगर किसी का दिल करता है तो। लेकिन बात वही है कि ऐसा कोई जरिया हमें जहाँ पका पकाया अपना काम मिल जाए, आसानी से हम चीजें देख सके, तो उनमें से एक जरिया इस्लामिक स्टॉक भी है। जी हाँ, मैं दोबारा स्क्रीन यहाँ आ जाते हैं। इंटरेस्ट बियरिंग डेब्ट टू टोटल एसेट्स में यहाँ 21 या 21.5 कह लीजिए मोटे तौर पे, कि इनके पास जो सूदी कर्ज है वो कितना है, 21.5। और जब यहाँ जाएंगे तो इन्होंने कहा है कि 33% से कम रहे, तो इनका 21.5 ही है। और इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स, ये कितना, इन्होंने कहा कि 20% से ज्यादा रहे तो चलेगा, लेकिन इनके पास 65% से ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो यानी ये जो कंपनी है, या जो ONGC है, ये ओवरऑल शरिया कंप्लायंट है। अब नीचे, बिल्कुल नीचे, यानी सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद, नेट लिक्विड के बाद, नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स के बाद, बिल्कुल नीचे जहां प्यूरिफाइड डिविडेंड और कैपिटल गेन लिखा आ रहा है, वहां अगर आप देखें तो यहाँ हम जाएंगे, और जो भी नफा अगर हमें हुआ है
मिसाल के तौर पे हम यहाँ एक 20,000 का नफा लिखते हैं कि 20,000 नफा अगर हमें हुआ, तो इन्होंने एक कैलकुलेशन हमें मोटे तौर पे ये दे दिया कि अगर आपको इतना नफा हुआ है, चूंकि इस कंपनी का 100% हलाल नहीं है, सारा कारोबार 100% गैर सूदी नहीं है, 100% एकदम सारी चीजें सही नहीं है, तो जो हल्का फुल्का अगर दरमियान में गैर सूदी आ रहा है, तो उसके लिए इन्होंने एक प्यूरिफाई करने के लिए एक मेथड लगा दिया कि आप यहाँ अपना जो नफा हुआ है, नफे को कैलकुलेट करना है, जाहिर है कैपिटल तो आपका हार्ड अर्नड है ही, उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसको क्यों पाक करने का मसला नहीं है, मसला उस नफे का है जो आपको हासिल हुआ है। तो जो नफा हुआ है उसको यहाँ जब डालेंगे तो इन्होंने प्यूरिफाई अमाउंट के तौर पे, यानी जो सदका करना है बगैर सवाब की नियत के, उसको इन्होंने 394 रुपए दिया है अगर 20,000 नफा हुआ तो। और ये पांच, और ये कह रहे कि इट्स बेटर इफ यू डोनेट 5%, जो कि 1,000 होगा। अगर आप 5% करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर 394 कर दे तो ओवरऑल ये प्यूरिफाई अमाउंट हो जाएगा। मैं यानी इस्लामिक स्टॉक्स या शरिया कंप्लाइंट के हवाले से अपनी बात यहीं रोक रहा हूँ, और अब दरमियान में सवालात ले लेंगे, और स्क्रीनर जो इनका है इसको भी हल्का सा देख लेंगे, और जो सवालात है पहले वो ले लेते हैं अगर इस बारे में किसी के सवालात है। अच्छा, इंट्राडे वगैरह के बारे में मैं हल्का सा और बता दूं कि हम जिन स्टॉक्स को लेंगे या लेते हैं उसमें देखिए बहुत मुख्तलिफ जराए होते हैं, कमोडिटी है और FNO है ना, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस और इंट्राडे। हम लोग ये सब नहीं करते है ना, हम लोग ये सब नहीं करते, ये जायज नहीं है। सिर्फ एक ही किस्म जायज है इस स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि डिलीवरी बेस्ड इक्विटी की है। इक्विटी हमें लेना है और डिलीवरी बेस्ड लेना है, तो बस यही एक चीज जायज है। और उसमें भी कौन से स्टॉक्स लेंगे, वो स्टॉक्स जो कि शरिया कंप्लाइंट है। शरिया कंप्लाइंट होने के लिए क्या शराइत है, मैंने वो शराइत आपको स्क्रीन पे भी लिख के दिखाए थे, वेबसाइट पे भी फतवे की शक्ल में भी दिखाए, और इस्लामिक स्टॉक वाले जो क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं अपन ने वो भी देख लिया मोटे तौर पे। तो अब ये खुलासा मैंने बता दिया आपको कि स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर डिलीवरी बेस्ड ही सिर्फ हमें करना है, और सिर्फ उन स्टॉक्स के अंदर जो कि शरिया कंप्लाइंट है। शरिया कंप्लाइंट का सारा अपन ने देख लिया, शरिया शरिया कंप्लाइंट का जो एक टूल है इस्लामिक स्टॉक, उसको भी अपन ने समझ लिया। अब इतने में अगर सवालात हैं किसी के तो ले लेंगे, और फिर अगर सर कहते तो फिर स्क्रीनर वगैरह इनका जो है उसको देख लेंगे हल्का सा। जी शेख आमिर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वो जो राइट का है जो बताया ना, वैसे रॉन्ग का ही बता दी तो सॉरी, क्या बताया मैंने, सॉरी। वो जो मतलब सरिया मतलब कंपनी सरिया जो हलाल है वो बताया ना, जो हाँ जो रॉन्ग जो है ना रेड कलर का। हाँ 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 वो भी। हाँ, ठीक कह रहे हैं, एक वो भी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, सही ठीक कह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे अभी एक कंपनी है काइटेक्स के नाम से, अभी वो नॉन कंप्लाइंट हो गई, तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले वो कंप्लाइंट थी, अभी अभी नॉन कंप्लाइंट हो गई। तो यहाँ जब अपन काइटेक्स को जब अपन ने ऊपर सर्च किया, तो यहाँ आए, यहाँ ऑलरेडी पहले ही रेड निशान आ रहा है, और जब अंदर जाएंगे नहीं तो ऊपर जान। बाकायदे ऊपर लिखा है नॉन शरिया कम, आप म्यूट कर लीजिए है ना ब्रदर। हाँ, ऊपर आ रहा है नॉन शरिया कंप्लायंट, और जब यहाँ देखेंगे तो इनका इंटरेस्ट बेयरिंग जो डेब्ट है, यानी जो कर्ज है सूदी, वो इनका 33% से ऊपर चला गया, इसलिए ये कंपनी अब शरिया कंप्लायंट नहीं रही। इन म्यूट कर दीजिए इनको, हाँ म्यूट कर दीजिए। ओके, तो इसलिए ये कंपनी अब शरिया कंप्लाइंट नहीं रही। अच्छा, इस्लामिक स्टॉक्स में कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट के अलावा दो लफ्ज और भी होते हैं, हल्का सा उसको भी देख लीजिए। एक होता है ये वाला, अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू का मतलब होता है, यानी इस तरह का खाकी सा निशान वहां आता है, और अंडर रिव्यू, अंडर रिव्यू का मतलब ये होता है कि अभी इसकी रिपोर्ट आई है, क्या लिखा है यहाँ, अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड्स
या records, the company has recently submitted its annual report. अभी अभी कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट चूंकि जमा की है, तो इसलिए अभी इस स्टॉक का जो स्टेटस है उसको अंडर रिव्यू कर दिया। हम लोग उस उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को एक तरह से तज्जिया करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, और एनुअल रिपोर्ट्स में जब ये साबित हो जाएगा कि कंपनी अब भी यानी उन उसूलों के मुताबिक खरी उतर रही है जो शरिया कंप्लाइंट होने के लिए जरूरी थे, तो वापस से वहां आ जाएगा कि हाँ अब ये कंपनी दोबारा से शरिया कंप्लाइंट है। और अगर पहले नॉन कंप्लाइंट थी तो अब एक तरह से नए सिरे से कंप्लाइंट हो जाएगी। पहले से कंप्लाइंट थी तो एक तरह से वो चीज कंटिन्यू हो जाएगी कि हाँ पहले भी कंप्लाइंट थी, अगेन इट इज शरिया कंप्लाइंट। तो ये अंडर रिव्यू होता है। और एक होता है म्यूटेड। म्यूटेड में क्या मतलब रहेगा कि हम इस हवाले से खामोश है, हमें हमारी इस बारे में अभी कोई मजबूत तहकीक नहीं है। और एक होता है डाउटफुल। डाउटफुल में यानी वही चीजें हैं कि अभी रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह अभी यानी देखी हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसको ये लोग स्क्रीनिंग नोट्स में भी यहाँ कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे ये तीन चार आपको सिंबल्स मिलते हैं, एक तो डाउटफुल का, म्यूट का, अंडर रिव्यू का, कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट वाला। तो ओवरऑल अपन ने ये सारे इनके जो सिंबल्स होते हैं वो कवर कर लिए। जी हाँ। जी बोलिए। और सवाल है? जी शेख आमिर, अगर आपका कुछ और भी सवाल है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। नहीं, वही करना था, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बेहतर समझा है। जी किसी और का सवाल है तो अहबाब इस हैंड रेस ऐप कर का नाम दीजिए। है इस्लामिक स्टॉक्स। आप उस पे जाएंगे प्ले स्टोर पे, और यहाँ आप लिखेंगे इस्लामिक स्टॉक्स, इस तरह से ये आ जाएगा, है ना? ऐसा सिंपली इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर इंडिया। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नाम लिख लीजिए कहीं भी। जी सोहराब आदिल, आप सवाल रख लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, सवाल मेरा ये था कि डिलीवरी में जो सेम डे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। डिलीवरी बेस्ड में इक्विटी के अंदर सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना, इस बारे में अगर हमारी पहले अगर आपने गुफ्तगू सुनी है, तो हमने यही बात रखी है कि दारुल का जो फतवा है उसके मुताबिक उसी दिन खरीदना और उस दिन बेचना जायज है। यानी ऐसा समझ में आता है कि उस फतवे की रूह से, क्योंकि सवाल वहाँ क्लियर यही है कि क्या उसी दिन खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो दारुल ने यही बात कही है, जमान का मुंतकिल होना जरूरी है, यानी नफा और नुकसान का वो मालिक हो जाए, तो जाहिर है फिर उसके बाद बेव शिरा करना जायज हो जाता है। तो हमें उस फतवे से जो यानी समझ में आता है, मफहूम जो उसका निकलता है वो यही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें कि वो जायज है। हाँ अगर दारुल उस बारे में मजीद कोई बात कहता है, और फिर ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फिकही मकालात में और अपनी दीगर कुतुब में इस चीज को और भी बहुत पहले लिखा था कि ये कागज के यानी लिखित तौर पे रिटर्न अंदाज में चाहे एक दो दिन लग जाते हों, लेकिन चूंकि डिलीवरी बेस्ड में वो मालिक उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो खरीदता है, तो जाहिर है फिर उसका बेचना उसके लिए जायज होगा। तो मोटे तौर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही बनती है कि वो जायज है। जी शुक्रिया। जी शेख जी। आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, वही। आप आपने इससे पहले कहा था ना, आखिरी क्लास जो है वो लाइव होंगी बोल के, उस बारे में कुछ देना था। सर ने बताया होगा ये गालिबन। जी। ये मैंने नहीं, शायद तौसीफ सर ने बताया होगा।
हाँ जी जी, वही कल की आखिरी क्लास है ना, तो पहले अगर थोड़ा कंफर्म हो गया तो क्या है, कल के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ सर, एक दो क्लासें लेते हैं, लाइव क्लासेस भी, यानी जो मार्केट के ओपन होने का टाइम रहता है, तो उस मौके पे जब भी क्लासेस रहेंगी तो सर बताएंगे पहले से, है ना। और वैसा नहीं है कि अगर आप एक क्लास मिस कर देंगे तो उसमें दूसरी में शरीक नहीं हो सकते। वो एक दो तीन क्लासेस ले लेते हैं, वैसा कुछ भी मसला नहीं है। तो आप शायद यही चाह रहे हैं कि उस चीज की पहले इत्तेला हो जाए, है ना। जी जी हाँ। हाँ तो हो जाएगी, ऐसा क्या मसला है। और वही ये एक अगर साहब ये पूछ, जी हाँ बोलिए। सिराज नहीं, अगर अंसारी, आप कल है अनम्यूट तो वही लीजिए। कल के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं, इसलिए बता दिया। हाँ आप तो तैयार रहिए, क्या नहा धो के तैयार होना है। नहीं, मैं असल में मदरसे में बात होना, तो एक दिन पहले बोले तो अच्छा अच्छा तैयारी। अच्छा। ओके। तो नहीं अभी सर से कंफर्म कीजिएगा, ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा सर का, तो उस पे एक मैसेज कीजिएगा कि आप लाइव क्लास कब लेंगे। तो वो सर के जरिए से कंफर्म होगा, समझ रहे हैं। ठीक है। जी हाँ जी हाँ। ये पूछ रहे हैं आप, कोई एक दरमियान में थे जिनको अनम्यूट होने के लिए बोला था, तो उनको अनम्यूट कर लें, जबकि जी। एक इनका असदुल्ला का सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के बारे में पीडीएफ किताबों की लिंक के साथ। मैं एक चीज बोलूँ ना आप सबको, देखिए आप लोग स्टॉक मार्केट को समझने के लिए यहाँ है, हम सब लोग है ना। स्टॉक मार्केट को जो बंदा समझना चाहता है, उसको इंटरनेट की दुनिया का बहुत अच्छा तैराक होना जरूरी है। हम ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। मतलब मैं असदुल्ला भाई के लिए नहीं बोल रहा, बहुत मोहतरम है हमारे, यानी हर एक भाई हमारा यहाँ बहुत मोहतरम है। लेकिन मैं हमारी एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि हमें पीडीएफ की लिंक की क्यों जरूरत पड़ती है, हम गूगल पे क्यों नहीं जाते। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ गूगल पे, और किसी भी किताब की अगर मुझे लिंक चाहिए ना, मुझे यहाँ लिखेंगे अपन लोग के, यहाँ लिखेंगे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट पीडीएफ। कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि किस आलिम की किताबें हैं, क्या है। बस मैंने मोटे तौर पे यहाँ लिख दिया स्टॉक मार्केट पीडीएफ। यहाँ दसियों किताबें आ जाएंगी, समझ रहे हैं। और अगर मुझे ये पता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस बारे में कुछ किताबें हैं, या मैं फिकी मकालात में देखूंगा, बस मेरे लिए आसान है, फिकी मकालात लिखेंगे यहाँ और पीडीएफ लिख देंगे। फिकी मकालात, फिकी मकालात। और अगर उर्दू वाले उसमें नहीं आ रहा फॉन्ट में, तो उसमें लिख दीजिए फिकी मकालात, और यहाँ सारी वो आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पीडीएफ की भी लिंक की जरूरत पड़ती है। पीडीएफ तो ऑलरेडी गूगल पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमें तहकीक करना आना जरूरी है, कम से कम इंटरनेट से इस्तेफादा उस शख्स को तो आना बहुत ही जरूरी है जो स्टॉक मार्केट सीखना चाह रहा है, समझ रहे हैं। तो वैसा नहीं कि मैं किसी एक शख्स के लिए बोल रहा हूँ, हमारे हर भाई बहुत मोहतरम है, और बिल्कुल भी इस चीज को वैसा मत लीजिएगा। लेकिन सारी चीजें इंटरनेट पे गूगल पे दस्तयाब रहती हैं ना। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि मैं तलाश करके दे दूं, तो मैं भी दे दूंगा, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल पे। वैसे नहीं है कि मेरे पास सारी चीजें रखी हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह तलाश करके दे दूंगा। और मैं मोटे तौर पे सबके लिए यही बोलूंगा कि हमें खुद को भी तलाश करना आना चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए उसके बारे में हमें, नहीं नहीं सही है, हमें अपने मनहज के उलमा ही देखना चाहिए। दैट इज वेरी गुड अप्रोच। और मैंने ये आपको लिंक दी है, ये फिक्री मकालात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, गालिबन इसकी पहली या दूसरी जिल्द में, और गालिबन 143 या 153 सफ़े के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फिकी मकालात नहीं है, ये तो शर्म या तो आमिल है। तो अब इसमें मुझे मत कहिएगा कुछ भी, शायद इसमें होंगी कुछ और 14 फाइल हैं, तो हो सकता है ये एक पहली फाइल ये वाली होगी। सो काम चला लीजिएगा, है ना। इसमें होंगी कुछ अंदर कुछ किताबें फिकी मकालात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वाली, तो चलता है, वैसा कुछ भी नहीं है ना। जी सिराज अंसारी, आप सवाल रख लीजिए। सर हम कह रहे थे कि हमने 15 दिन 20 दिन पहले स्टॉक खरीदे थे, जी शेयर हाँ। खरीदे थे। हाँ हाँ। जी हाँ जी हाँ। तो उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डिलीवरी हाँ में खरीदे देखिए, थे। स्टॉप लॉस लगाने का क्या मतलब होता है, जब भी अपन बात करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना है, उसका क्या मतलब होता है।
उसका ये मतलब कि होता है, ऐसा जब भी सुनते हैं ना कि आपके इसको इतने में खरीद लीजिए या खरीद सकते हैं, और इसका इतने पे स्टॉप लॉस रहेगा, या आपने अपनी तहकीक से ही एक स्टॉप लॉस सेट किया, उसका क्या मतलब होता है कि वहां स्टॉप लॉस है वहां। उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वहां आपको निकल जाना है। मिसाल के तौर पे 200 रुपए जी की, 200 रुपए का कोई शेयर है, आपने अपनी तहकीक से ये तय किया कि इसका स्टॉप लॉस 180 पे आता है, तो उसका सीधा मतलब यह है कि जब भी वो प्राइस 180 के आसपास जाएगा तो आप वहां एग्जिट कर देंगे, निकल जाएंगे, फिर उसमें बने नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे होता है कि अगर स्टॉक उसके नीचे जाएगा तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर और नीचे जाएगा, और अगर वहां तक नहीं जा रहा, वहां तक नहीं जा रहा, उसके ऊपर ही ऊपर रह रहा है, इसका मतलब ये है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं, अगर आप मेरी बात को पूरे तौर पे समझ पा रहे हैं तो, पूरे तौर पे अगर समझ पा रहे हैं, इसमें किसी भी चीज को देख के आप वैसा मत सोचिएगा कि ये सही है या इसको खरीद सकते हैं। ये अपन एक सिर्फ एक चीज समझने के लिए इसको देख रहे हैं ना, किसी भी एक चीज से भी आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि इसको खरीद सकते हैं, है ना। जी, देखिए क्या होता है कि, क्या हुआ यहाँ पर कि ये एक SCI बोल के एक स्टॉक है जो कि अपने इस रेंज पे चल रहा था। किस रेंज पे? यहाँ 300 के ऊपर चल रहा था, यहाँ उतने पहले हम इसको देख रहे थे। हमने इसका स्टॉप लॉस सेट किया कि ये 299 पे आएगा, वैसे ही तहकीक में कुछ भी नहीं और इससे ज्यादा। ये तय किया कि इसका स्टॉप लॉस 199 है, वो उसके नीचे गया। जब हम वहां देख रहे हैं तो फिर ये तय किया कि इसका स्टॉप लॉस 276 पे है, 276 पे। जब वो उसके भी नीचे चला गया, जब वो उसके भी नीचे चला गया, तो देखिए एक एक लफ्ज बोला जाता है कि स्टॉप लॉस, यानी जो उसका सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है। और स्टॉप लॉस एक तरह से सपोर्ट लेवल पे ही होता है, और जो टारगेट होता है वो अपना रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है। यानी जहां सप्लाई आ जाएगा, सप्लाई और डिमांड का जो लफ्ज है, टर्म है, आप बार बार सुनते हैं और उम्मीद है आप अच्छे से समझते भी होंगे। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वर्ड्स भी बहुत बार बार सुनने को आते हैं, तो वो भी उम्मीद है आप समझते होंगे। तो जब भी सपोर्ट टूट जाती है और स्टॉक उसके नीचे आता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब वही सपोर्ट का लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ हमारे इस केस में जहाँ 276 का लेवल जब टूटा, तो आप देख रहे हैं बल्कि 299 वाला भी, कि 299 वाला जब लेवल टूटा तो दोबारा स्टॉक ने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाया, और वहीं से नीचे आया। और फिर जब 276 वाला लेवल भी टूटा है, तो फिर उसके नीचे आया, नीचे आया, फिर दोबारा से जब ऊपर इस तरफ को जाने की कोशिश की, उसी से टकरा के फिर नीचे आया, फिर दोबारा उसकी तरफ जाने की कोशिश की, फिर वहीं से टकरा के दोबारा से नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले उसके लिए सपोर्ट बन रहा था, अब उसके लिए वो रेजिस्टेंस बन गया। तो दरअसल अब आपके स्टॉप लॉस लॉस वाले सवाल पे आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस दरअसल उसका सपोर्ट लेवल होता है। तो उससे ऊपर ऊपर ही हमें निकल जाना है, या ये है कि उसके करीब आते ही निकल जाना है। क्योंकि अगर वो लेवल टूटेगा तो फिर अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर नहीं आ पाएगा स्टॉक, हमेशा उसके नीचे ही जाता रहेगा। फिर उससे ऊपर आने के लिए उसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा। तो ये मोटे तौर पे मतलब होता है जब भी हम बार बार स्टॉप लॉस पे जोर देते हैं। अब आपका जो सवाल था वो दरअसल ये था कि क्या इतना पुराने स्टॉक में कोई स्टॉप लॉस टेक्निकली लग जाएगा का नहीं। जी ठीक है, लग जाएगा, GTT वगैरह जी से आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी लगे तो कोई इशू नहीं है, आप उसको फॉलो करते रहिए, और जैसे ही अगर उस लेवल पे जाता है तो फिर आप लगा दीजिए। तो उम्मीद है आपको। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, GTT कैसे क्रिएट करना है, ये वर्ड आप लिख लीजिए कहीं। GTT कैसे क्रिएट करना है, जो भी ऐप जी आप यूज करते हैं, धन यूज करते हैं, एंजल वन यूज करते हैं, या फिर हिरो, या फिर काइट ज़ीरोधा यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वर्ड लिख लीजिए। उसमें यूट्यूब पे जी जाएंगे और देखेंगे कि हमारे अपने वाले इसमें ऐप में किस तरह से ये
जीटीटी क्रिएट करते हैं। तो जीटीटी के जरिए या फिर लिमिट ऑर्डर के जरिए से आप स्टॉप लॉस अब भी लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर एक दिन के लिए वैलिड रहता है, लेकिन जीटीटी आपका लंबे टाइम के लिए वैलिड रहता है। 1 साल के लिए रहता है। और फिर ये भी लगा जी सकते हैं हाँ। सर, अलर्ट भी लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। जी हाँ, अलर्ट भी लगा। और एक ये सवाल था कि जी यूएसए हाँ, सुन कंपनियों रहा पे हूँ। कैसे नजर रख सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू के जरिए रख सकते हैं, या फिर investing.com के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। वहां पे आपको यूएस की कंपनियों पे थोड़ी ना इन्वेस्ट करना, वहां के जो कंपनियां होती हैं उनके इंडेक्स पर आप नजर रख सकते हैं सिर्फ। उनसे आपको पूरी मार्केट का पता चल जाता है, ग्लोबली जो जी हाँ। इंडेक्स होते हैं। शुक्रिया। मैंने असल में बहुत बार स्टॉप लॉस के बारे में परेशान होते देखा है कि क्या स्टॉप लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस कैसा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको और तफसील से बोला कि दरअसल स्टॉप लॉस की जब भी हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है मोटे तौर पे। स्टॉक खरीदने के लिए जीरोधा वगैरह काफी है या फिर डीमेट अकाउंट चाहिए? जीरोधा में असल में डीमेट अकाउंट के बाद ही आप इंटर करते हैं। तो डीमेट अकाउंट का यही मतलब होता है कि आपका जीरोधा का अकाउंट रहे, या फिर धन का अकाउंट रहे, या फिर गिरो, एंजल वन, अप स्टॉक्स, यानी इन एप्स में से किसी एक का अकाउंट रहे। और इन्हीं का अकाउंट दरअसल डीमेट अकाउंट भी कहलाता है। जी हाँ। अगर अभी इसके बारे में सवाल नहीं है तो मैं मोटे तौर पे पिछली बार भी मैंने इस्लामिक स्टॉक्स की कुछ जो स्क्रीनर वाला वो था वो बताया था। तो हल्का सा नहीं, बैंक से डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। यानी कैसा रहता है कि हमारा जो भी अपना बैंक अकाउंट है उसको हम अपने इन अकाउंट्स में से जो यानी काइट, धन, ये इनमें से किसी एक के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं और बस उसी से काम चलता है। यानी इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इस्लामिक स्टॉक का स्क्रीनर का हल्का सा मैं बता देता हूँ। वो इब्तिदा के लिए ठीक रहता है, बाकी जिसकी जैसी स्ट्रेटेजी रहे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें मोटे तौर पे जब इधर जाएंगे स्क्रीनर बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे, तो इन्होंने कुछ फिल्टर ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो जो स्टॉक्स उन फिल्टर में आते हैं तो यहाँ शो करने लगते हैं। तो इनके ये जो फिल्टर हैं ये काफी अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे निफ्टी 500 टॉप गैनर अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ आ जाता है। फिर बुलिश इंगल्फिन इंगल्फिंग अगर आप कैंडल स्टिक्स के जो अपने अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग कैंडल स्टिक्स होते हैं, उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस रहती है। जैसे हैमर है, डोजी है, एंगल्फिंग, और इसके अलावा जैसे मारूबुजू है। तो इनकी जाहिर अपनी अहमियत रहती है। तो उसके लिहाज से तो जहां भी बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो ये फिल्टर हमें दे देगा, ये यहाँ आ जाएंगे सारे स्टॉक्स। और इसी तरह से वाइट मारूबुजू यानी जो बुलिश मारूबुजू होता है वो यहाँ कैप्सूल 2.0 फार्म की इनकी जो स्ट्रेटेजी है इसको समझने के लिए इनका इस्लामिक स्टॉक्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको भी देख सकते हैं। और स्टॉक्स नियर 52 वीक ब्रेकआउट ये यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके जाहिर है काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं। एडवांस में कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो इनके पेड पेड वर्जन में आती हैं। और मैंने ये फेवरेट में कुछ डाल रखी हैं। तो बहरहाल एडवांस और स्टैंडर्ड में इनकी कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजीज, कुछ अलग अलग फिल्टर्स हैं। तो ये आते रहते हैं। ये बहरहाल यानी एक तरह से टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के मिक्सअप से भी कुछ फिल्टर्स हैं। जैसे मिक्सअप नहीं बल्कि एक फंडामेंटल का ही है, जैसे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक आएगा। हाँ, ये आ गया। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स यहाँ आ जाते हैं। जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे मोटे तौर पे। तो ये है। और ज्यादातर यानी टेक्निकली है, कुछ इंडिकेटर पे बेस्ड हैं, कुछ ईएमए वगैरह पे, जैसे 200 ईएमए ब्रेकआउट पे ये है, और मॉर्निंग स्टार है ये चार्ट पैटर्न पे है। तो ऐसा कुछ कुछ इनके फिल्टर्स हैं। और यहाँ ऐसा ये पूरा कुछ इनकी स्ट्रेटेजीज हैं। जैसे फार्म, सनफ्लावर और सीड्स जो है ये इनकी स्ट्रेटेजी है। फार्म एक तरह से साल यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड करने के हिसाब से स्ट्रेटेजी है इनकी। सनफ्लावर कुछ वीक्स या मंथली भी कह लीजिए,
फार्म्स कहते हैं कि एटलीस्ट 14 मंथ अगर होल्ड करेंगे, उस तरह की स्ट्रेटेजी है। और सनफ्लावर ये कुछ वीक्स होल्ड करने के हिसाब से, 2-5 वीक। और सीड्स जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो कुछ डेज होल्ड करने के हिसाब की स्ट्रेटेजी है, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें गोल्डन सीड्स भी इनकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, गोल्डन सीड्स वाली। तो ये ओवरऑल इस पूरे ऐप का मुख्तसरन वो आ गया। एनालिटिक्स में के अंदर यही है, कंप्लाइंट, शरिया कंप्लाइंट वाला मामला। होम के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। पोर्टफोलियो अगर कोई पेपर ट्रेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है या वॉच लिस्ट के तौर पे कोई किसी को इस्तेमाल करना है, तो ये मोटे तौर पे ये चीजें आ जाती हैं। तो मेरा तकरीबन जो मौजू था इस्लामिक स्टॉक्स या शरिया कंप्लाइंट के